इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस HDFC म्यूचुअल फंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लेकर के आया है। इसका NFO पीरियड 11 जून से 25 जून तक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अभी HDFC म्यूचुअल फंड क्यों लेकर के आया है और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में पिछले दशक में ऐसा क्या हुआ है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अभी परफॉर्म नहीं किया है ऑप्टिमम तक, और अभी फिनटेक या डिजिटलाइजेशन आने से किस तरह का डिसरप्शन क्रिएट हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस में, और गोइंग फॉरवर्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या स्कोप है, आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जानेंगे ये सारी बातें। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आते हैं। अगर हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ बैंक्स ही नहीं आते हैं, बल्कि इसमें वो सारी NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी, जैसे जो कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग में जुड़ी हुई है, या फिर जो कंपनी आपका CDSL या फिर NSDL, या फिर जो कोई भी काम जो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए, जैसे वैल्यू रिसर्च जो रेटिंग एजेंसी है, ये सारी भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी के दायरे में आती हैं। और इस स्पेस में अगर हम देखें तो टोटल 110 लिस्टेड कंपनी है, जिसमें से लार्ज कैप में 30 कंपनी है, मिड कैप में 30 है और स्मॉल कैप में 50 कंपनीज है। और इनका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 5 बिलियन का है। और आइए देखते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज ने किस तरह से GDP को परफॉर्म किया है पिछले दशक में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2001 से 2011 की अगर बात करें तो नॉर्मल GDP 15% बढ़ा, और 2011 से 2021 में GDP 10% बढ़ा, और 2021 से 2025 में GDP 12% बढ़ा। इस दौरान बैंक FDs में आप देख सकते हैं कि 18%, 11% और 12% का ग्रोथ हुआ। और इसी दौरान हम होम लोन की बात करें तो 30%, 15% और 16%। ये जो FY 2025 का जो है ये आंकड़ा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये फोरकास्टेड फिगर है कि 2021 से 25 के दौरान इस तरह के फिगर आ सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद ये परसेंटेज टर्म्स में आपको नहीं समझ में आए कि ये कितना ग्रोथ है, लेकिन अगर हम नंबर में बात करें तो ये ज्यादा समझ में आएगा कि FY 2001 से 2011 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो $1 ट्रिलियन से कम थी, और 2011 से 21 में ये $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा की हो चुकी है। तो नंबर में ये ज्यादा फिगर रिप्रेजेंट करेगा रेदर देन परसेंटेज में। तो यहां से ये समझ में आता है कि बैंकिंग एज ए टोटल सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज GDP को हमेशा आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एक चीज दिखलाया गया है कि अगर हम इंडिया की बात करें डेवलप्ड इकोनॉमी USA के साथ में, तो जो अलग अलग फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें, बैंक क्रेडिट टू नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स की बात करें, या फिर म्यूचुअल फंड्स की AUM की बात करें, मॉर्गेज लोन की बात करें, तो सभी जगह हम देख रहे हैं कि हमारा जो पेनिट्रेशन लेवल है काफी लो है। अगर आप इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस मतलब US का GDP अगर $18 ट्रिलियन का है तो उसका 251% वहां के लोगों का इंश्योरेंस है, और इंडिया का GDP उसका 10% है, लगभग $2 ट्रिलियन का है, और उसके तुलना में अगर इंश्योरेंस देखें तो सिर्फ 19% ही हमारे GDP का लोगों का टोटल इंश्योरेंस अमाउंट है। तो इससे समझ में आ रहा है कि हमारे पास ग्रो करने के स्कोप कितने ज्यादा है। आयरलैंड के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जॉन ब्रूटन, उनका कहना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड्स एक्ट एज ए लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर इकोनॉमी। ये इकोनॉमी के लिए एक लुब्रिकेंट ऑयल की तरह काम करता है, और ये बात बिल्कुल सही है। आज अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो पैसे का लेन देन अगर कहीं पर भी आता है तो वहां पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वॉल्व होता है, वो चाहे इंश्योरेंस की बात हो, बैंक की बात हो, या फिर
किसी भी तरह का बोरोइंग, लेंडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट की बात हो, सभी जगह अगर हम बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जरूर आता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की डिफिकल्टीज थी और वो सारी डिफिकल्टीज किस तरह से ईज्ड आउट हुई है, और ये डिफिकल्टी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर अभी यहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड विटनेस कर रहा है। और यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छा करेगा। आइए अगर हम देखते हैं कि कैपेक्स साइकिल जो पिछले एक दशक से लगभग म्यूटेड आउट हो चुका था, क्योंकि डिमांड नहीं होता है तो कोई भी कंपनी अपने कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं करती है। इस सिचुएशन में वो कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में नहीं बात करती है। कैपेक्स का मतलब होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी तब करती है जब उन्हें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है और हमें ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत है, इसलिए वो प्लांट एंड मशीनरीज लगाते हैं और उसके लिए वो बोरोइंग करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले दशक में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई था तो बोरोइंग का कॉस्ट भी ज्यादा था और इकोनॉमी में डिमांड भी उतना ज्यादा नहीं आ रहा था, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहे थे। वो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या फिर कॉर्पोरेट की बात करें, दोनों ने ही कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होने की वजह से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी वो ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ दूसरा फैक्टर है एनपीए लेवल। अगर हम एनपीए की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी का नाम आता है, जो हम लोग देख चुके हैं न्यूज़पेपर में कि ये लोग किस तरह से बैंक का पैसा डिफॉल्ट करके बैठ गए और कॉर्पोरेट लेंडिंग की वजह से बैंक का एनपीए लेवल काफी बढ़ गया था। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही काफी रिड्यूस्ड हो चुका है। तो एनपीए की बात करें या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, ये दोनों ही लगभग हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं और यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हेल्दी प्रॉफिट और ग्रोथ सामने हमें दिख रहा है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की पोजीशन में है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, जिसकी वजह से हमें गोइंग फॉरवर्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि रिटर्न ऑन एसेट या फिर रिटर्न और इक्विटी की बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में, जैसा अगर हम इंडिया के लार्जेस्ट बैंक का प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया गया है कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी रिप्रेजेंटेड इन क्वार्टर 4 FY21, और यहाँ पे शेयर ऑफ फाइनेंशियल इन निफ्टी 50 में 2005 में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 15% का था। मतलब टोटल 50 कंपनीज में से जो वेटेज था कैपिटलाइजेशन का वो सिर्फ 15% का था, और अभी ये बढ़कर के 25% तक है। और ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि FY25 तक ये ऑलमोस्ट 30% तक हो जाएगा, यानी कि निफ्टी 50 का 30% हिस्सा सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज होने वाला है, जिस रफ्तार से हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी विटनेस कर रहे हैं। एक अच्छा अनुकूल इन्वायरमेंट बन चुका है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, क्योंकि कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स बढ़ रही है और जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी की तुलना में कॉर्पोरेट्स की अर्निंग बढ़ रही है। कॉर्पोरेट्स की अर्निंग का बढ़ना मतलब कंपनीज का अर्निंग्स अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में भी सक्षम होते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी 1.6% था, वही अगर हम बात करें FY21 में तो ये बढ़कर के 2.7% हो गया है। इसमें फिर वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेट्स के कैपेक्स एक्सपेंडिचर्स को दिखाया गया है कि क्या स्कोप है। रिटेल लोन एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो कोई भी आदमी अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करता है, और इसकी वजह से
वो व्हाइट गुड्स खरीदता है या फिर कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स खरीदता है, वो वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, फ्रिज हो, जो कुछ भी हो, तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो गुड्स कंज्यूमर खरीदते हैं, इसके लिए उन्हें क्रेडिट की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक मेजर रोल प्ले करता है। हम देख सकते हैं कि पर्सनल लोन या रिटेल लोन का पेनिट्रेशन डेवलप्ड इकोनॉमी के तुलना में इंडिया में बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर हम मॉर्गेज लोन की बात करें तो सिर्फ 6% है, और अगर हम रिटेल लोन की बात करें तो सिर्फ 13% है, और अगर हम पर्सनल लोन देख रहे हैं तो ये सिर्फ 2% लोग ही जो है वो इंडिया में पर्सनल लोन ले रहे हैं। तो यहां से समझ में आ रहा है कि क्या स्कोप है, और एक बहुत बड़ा चेंज डिजिटलाइजेशन ने किया है कि जो काम हम लोग पहले एप्लीकेशन फिलअप करके किया करते थे, बैंक से लोन लेना या जो कुछ भी करना हो, वो सारा काम अभी ऑनलाइन हो चुका है। आप बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, सब कुछ आपके मोबाइल फोन के द्वारा संभव हो चुका है। एनबीएफसी का चैलेंजेस ओवरकम हो चुके हैं। एनबीएफसी में कुछ लिक्विडिटी के इशू थे, जैसा कि हम लोगों ने डीएचएफएल और आईएलएफएस के केसेस को देख चुके हैं। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। जनधन योजना, आधार मोबाइल, जैम, ट्रिनिटी ने पूरा बैंकिंग सिनारियो को चेंज कर दिया है। और अभी जब कोविड सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रूरल पॉपुलेशन है उसको जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की बात आई, तो ये जनधन और मोबाइल की जो ट्रिनिटी है इसने काफी अच्छा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से काफी लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर करना था स्मूथ तरीके से किया गया, और इसका बेनिफिट जो है वो गांव की गरीब जनता को बहुत अच्छी तरह से मिला है। यहां हम ये देख सकते हैं कि पोस्ट डिमोनेटाइजेशन किस तरह से डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है। अगर हम FY 2013 में देखें तो जो डिजिटल पेमेंट का परसेंटेज था वो सिर्फ 3.5% था। यहाँ पे दिखलाया गया है पेमेंट टू मर्चेंट एज परसेंटेज ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉर्मल पर्सन जो खर्च करते हैं उसको दिखलाया गया है। यहाँ पे ये FY 13 से FY 21 में 16.5% बढ़ गया है। लोग ज्यादातर पेमेंट डिजिटल कर रहे हैं, और जब लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अपने ब्रांचेस को भी नहीं बढ़ा रहे हैं, और बैंक मोबाइल नेटवर्क या अगर हम इसकी बात करें एटीएम नेटवर्क की बात करें तो एटीएम नेटवर्क के ऊपर भी बैंक अपना फोकस कम कर रहे हैं, और वो लोग डिजिटल पेमेंट को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ इस टेबल में आपको ये दिखलाया गया है कि 2012 से 2017 के दौरान बैंक अपने ब्रांचेस को किस तरह से बढ़ा रहे थे, और 2018 से 2021 में बैंक ब्रांचेस बढ़ाना किस तरह से कम कर दिए हैं। अभी टेक्नोलॉजी इस तरह से चेंज हो रहा है कि बैंक जो पहले सिर्फ लेन देन का माध्यम था और बोरोइंग या लेंडिंग के लिए था, आज बैंक एक शॉपिंग मॉल बन चुका है। आपको फ्लाइट टिकट बुक करना हो, होटल बुक करना हो, या फिर अगर कोई शॉपिंग करना हो Amazon, फ्लिपकार्ट से, वो सारा चीज आपके बैंकिंग का जो ऐप है उसमें इंटीग्रेट हो चुका है। सिर्फ उतना ही नहीं, कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट करना हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना हो, कोई यूटिलिटी बिल पेमेंट करना हो, या फिर कोई टू व्हीलर्स का अगर आपको इंश्योरेंस कराना हो, सारा चीज आप बैंक का जो ऐप है उसके थ्रू कर पा रहे हैं। तो इट्स बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन, इट्स बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी कि बैंक पूरा चेंज होते जा रहा है। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में इंश्योरेंस भी आता है, और इंश्योरेंस एक मेजर रोल प्ले करता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2020 से 2030 में जो है मार्केट कैप फ्रॉम हमने इंश्योरेंस सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ में, जैसे सिंगापुर, जापान, यूएसए और मलेशिया जैसे देशों के साथ में अपने इंडिया का परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन की बात करें कि कितना सम इंश्योर्ड है उसके टोटल जीडीपी का, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ 19% है इंडिया में, जबकि सिंगापुर में ये
273% है। इससे समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ कितना स्कोप है कि हम क्या कर सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में भी सेम चीज देखने को मिल रहा है कि हमारा पेनिट्रेशन लेवल काफी लो है, तो यहाँ पर भी स्कोप है कि हम नॉन लाइफ में काफी अच्छा कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट में आपके म्यूचुअल फंड हाउसेस आते हैं, जैसे आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है या इस तरह के जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहलाते हैं। और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस है जैसे एनएससी बीएससी आप देख रहे हैं, डिपोजिटरी जैसे कि सीडीएसएल और एनएसडीएल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे इक्रा है और वैल्यू रिसर्च है, ब्रोकरेज है, जो ब्रोकिंग फर्म्स है, ये सारी मिलाकर के आपका टोटल स्पेक्ट्रम तैयार होता है कैपिटल मार्केट का। और कैपिटल मार्केट स्पेस में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी नहीं हुई है। और अगर हम बात करें सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स का एयूएम 2020 में 12% रेट से बढ़ रहा है। और जीडीपी की तुलना में इक्विटी एयूएम का कंपैरिजन अगर किया जाए तो डेवलप्ड इकोनॉमी की तुलना में इंडिया का जो जीडीपी वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो एयूएम है वो काफी लो है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भले ही हम 12% रेट से हमारा एयूएम बढ़ रहा है, लेकिन स्कोप उससे भी ज्यादा का है कि हम बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं इस स्पेस में। यहाँ पे फिर एचएनआई का ये दिखलाया गया है। अच्छा, अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और फिनटेक फर्म्स जो हैं वो किस तरह से मेजर रोल प्ले कर रहे हैं डिसरप्शन क्रिएट करने में। आज तक हम जिस तरह से बैंकिंग किया करते थे, जिस तरह से हम बैंक से बोरोइंग किया करते थे या जिस तरह से बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे थे, वो सारा तरीका ही चेंज हो चुका है। अब अगर हमें लोन लेने की जरूरत है तो हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, हम मनी टैप में अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू करते हैं और मोबाइल ऐप के थ्रू हमारे बैंक में एनईएफटी होकर के लोन का पैसा आ जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर हमें रिटेल बोरोइंग करना है, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स खरीदना है, तो वहां पे बैंक टाई अप कर रखा है मैन्युफैक्चरर्स के साथ में और बैंक हमसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है और वो मैन्युफैक्चरर के साथ में टाई अप कर रखा है और बैंक हमें इजीली फाइनेंस कर रहा है, 0% इंटरेस्ट पे हमें फाइनेंस कर दे रहा है। ये सब कमाल है डिस्ट्रप्शन का और ये सब कमाल है आपका फिनटेक कंपनीज का। यहाँ पे अगर हम फिनटेक कंपनीज की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी फिनटेक कंपनीज अभी तक लिस्टेड भी नहीं है और आगे हम देखेंगे कि अगर फिनटेक की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंपैरिजन अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में करें तो यूएस की जो फिनटेक कंपनीज है उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $287 बिलियन है और चाइना का $205 बिलियन है। वही इंडिया का जो फिनटेक कंपनीज स्टार्टअप कंपनीज है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र $38 बिलियन है। तो हमें भले ही लग रहा है कि ये सारी कंपनीज बहुत बड़ा डिसरप्शन क्रिएट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे इस स्पेस में अभी बहुत दूर तक जाने का अपने जगह है। और अगर हम मोबाइल यूजर्स की बात करें तो इंडिया का अभी भी 38% या 37% लोगों के पास में ही स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन की अगर नंबर बढ़ता है तो फिनटेक कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिनटेक कंपनीज अपने ऐप के थ्रू उन्हें ग्रैब कर पाएगी, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएगी। यहाँ पर कैपिटल मार्केट, फिनटेक और इंश्योरेंस सेक्टर की बहुत सारी कंपनी है जो रिसेंटली लिस्टेड होने वाली है आने वाला 1 साल से 2 साल के भीतर। ये सारी कंपनीज हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी। तो ये जो फंड है, अगर कोई इस फंड में इन्वेस्ट करता है तो ये जो कंपनी जिससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया है, जैसे जीरोधा की बात करें या अपस्टॉक की बात करें, तो जिस तरह से हम लोग इक्विटी में ट्रेड करते थे उसका टोटल तरीका ही चेंज कर दिया है इन्होंने, इस तरह का डिस्ट्रप्शन लाए हैं। उसी तरह से क्रेड, बिल्डेस्क, भारत पे, मोबीक्विक, पेटीएम, रेजर पे, इन सब ने एक अलग तरीके से हमारे पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दिया है डिस्ट्रप्शन ला करके। तो ये सारी कंपनी अभी मार्केट स्पेस में लिस्टेड नहीं है और गोइंग फॉरवर्ड ये लिस्टेड होने वाली है और
ये फंड इन सारी कंपनीज के लिस्टिंग का बेनिफिट ले सकता है अगर इसमें कोई इन्वेस्ट करता है तो। वॉरेन बफेट का कहना है कि बैंकिंग इज वेरी गुड बिजनेस इफ यू डोंट डू एनीथिंग डम। तो यहां पे दिखलाया गया है कि आपको इस पर्टिकुलर फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और अभी क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि आपको मैं आगे बता चुका हूं कि इकोनॉमी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 22 में काफी अच्छा करने वाली है, क्योंकि जो डिफिकल्ट टाइम था एनपीए का या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहे थे, ये डिफिकल्ट टाइम गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। अब हम एक नए जमाने के नए दौर पे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे फिनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छा करने वाली है। और अगर हम इंडेक्स के लेवल की बात करें तो अभी भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के जो इंडेक्स लेवल है वो निफ्टी के जो प्रीवियस पिक लेवल था उससे नीचे है। तो ये स्कोप देख करके ही एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इस मार्केट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लेकर के आया है। अब थोड़ा सा इस फंड के विषय में हम लोग देख लेते हैं कि इसके फंड मैनेजर कौन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक इक्विटी फंड है, तो इसका मैक्सिमम एलोकेशन इक्विटी में ही रहेगा। तो मिनिमम ये 20% तक लिक्विड या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रख सकता है, बाकी 80 to 100% इक्विटी में रहेगा। इसके अलावा इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जैसे रीट्स में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के बैंक्स में इनका एक्सपोजर रहेगा। ज्यादातर ये लोग 58% लगभग जो प्राइवेट बैंक है उसमें ये फंड इन्वेस्ट करेगा। और इसके अलावा इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके फंड मैनेजर मिस्टर आनंद लड्ढा हैं। और एनएफओ पीरियड के दौरान आप 5,000 या ऑनगोइंग फंड होने के बाद भी आप 5,000 रुपया में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इन मल्टीपल ऑफ 1000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएफओ पीरियड के दौरान आप एसआईपी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एनएफओ पीरियड ओवर होने के बाद जब ये ऑनगोइंग फंड हो जाएगा तब आप इसमें एसआईपी भी कर सकेंगे। चूंकि ये सेक्टोरल फंड है तो हाई रिस्क फंड में आता है। आप यहाँ पे रिस्कोमीटर में देख सकते हैं कि ये हाई रिस्क फंड की कैटेगरी में पड़ता है। तो इसीलिए हम इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा एलोकेशन इसमें ना करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में 100 रुपीज है तो उसमें से आप मैक्सिमम 10 रुपीज तक का एलोकेशन किसी भी सेक्टोरल फंड में कर सकते हैं। सेक्टोरल फंड काफी अच्छे होते हैं लेकिन ये साइक्लिकल होते हैं इन नेचर, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म तक आपको इसमें कुछ रिटर्न नहीं बनता हुआ दिखे। लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंकिंग एज ए सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग सेक्टर रहा है और हमेशा ही निफ्टी के परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका लाइक करना और कमेंट करना हमारे लिए एक मोटिवेटर का काम करता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज्यादा वीडियो बना करके लेकर के आएं और ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड नॉलेज आपके साथ में शेयर करें। थैंक यू।